Okay, so question was कि अगर anybody has 100 rupees, ठीक है? To invest. To invest, okay. Anybody has 100 rupees to invest. So what are the ways? How many different kind of ways? और कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ सैलराइड पर्सन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन. अगर वो सैलराइड है और 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, देन व्हाट आर द वेज टू मेक अ मोस्ट आउट ऑफ इट? ठीक है, सिंपल क्रिस्प शॉर्ट आंसर्स. सी सिंपल आंसर वुड बी कि आप 100 रुपीज में से 20 रुपीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालिए, जैसे इंश्योरेंस प्लान्स में डालिए. बचे हुए जो 80 रुपीज हैं उसमें से 40 रुपीज को मैं कहूँगा SIP कर दीजिए. SIP भी आप करिए. SIP अगर आप कर रहे हैं तो उसका मेजर पोर्शन आप रखिए लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में, और कुछ पोर्शन को रखिए. से 40 रुपीज को कर रहे हैं तो 10 रुपीज को आप स्मॉल एंड मिड कैप में कर दीजिए. ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप में कर दीजिए. बचे हुए 30 रुपीज को आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में आप बराबर बराबर बांट लीजिए. बचा हुआ जो आपका पोर्शन है, क्योंकि आपने 40 रुपीज 20 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, 60 रुपीज इन्वेस्ट कर चुके हैं, बचे हुए 40 रुपीज आपके पास पड़े हैं. okay. तो आप उसका लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए. लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप अपनी नीड्स को बेसिकली देख लीजिएगा कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में तो आपको थोड़ी सी RD बुक कर सकते हैं, जो आपका कुछ बेसिकली टूट जाएगा और अचानक से जरूरत पड़े तो उसके लिए यूज फॉर इमरजेंसी फंड. हाँ, इमरजेंसी, आपका एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए. okay. लेकिन बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए. म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट. तो मेरे पास अगर कुछ सेविंग्स हैं, से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास सेविंग्स हैं, और मेरे पास एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जैसे कि अभी है जिसमें मार्केट 57,000 पे, तो मैं एक साथ में किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा, जैसे एक्सेस ब्लू चिप फंड में, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड में. तो किसी भी ब्लू चिप के अंदर मैं ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दूंगा. और जैसे मैंने आपको बताया 40 रुपीज बचे हुए आपके SIPs में जाना चाहिए. शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर है. डू नॉट गो डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स जब तक कि आप एक्टिवली उसे मैनेज नहीं कर सकते हैं. पैसे लूज करने का बहुत बड़ा कारण होता है. और एक चीज को मैं बहुत प्लीड करके लोगों से कहना चाहूंगा कि द रीजन मोस्ट पीपल डू नॉट मेक मनी इन म्यूचुअल फंड्स इज बिकॉज कि वो जैसे ही 1 साल होगा, 2 साल होगा, या मार्केट में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, जैसे अभी अडानी वाले क्राइसिस में हुआ या कभी भी, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, वो अपना SIP रोक के सारा पैसा निकाल लेते हैं. जब आप पैसा निकाल लेते हैं तो इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है वो आपको नहीं मिलता. और ज्यादातर लोगों के अंदर ये एक बहुत फीलिंग होती है कि हाँ मैं पैसा निकाल लूं ऐसे टाइम पे, कल को आज 10 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं, 8 रुपए हो गए, कहीं वो 6 रुपए ना हो जाए. बट आप लॉन्ग टर्म का स्टोरी अगर आप देखिएगा किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं गया है. यही मेरा आंसर होगा आपके लिए. ओके, अब मैं इस पे थोड़ा एलिब्रेट आपसे चाहूँगा, एलिब्रेशन चाहूँगा कि बहुत सारे मीडियम है, ठीक है, वेदर इट्स सो मेनी एप्स इन मार्केट, ग्रो ऐप एंड व्हाट नॉट, देयर आर सो मेनी एप्स, एंड सभी बैंकों के अलग अपने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्स है जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेदर इट्स SIP और हेल्थ इंश्योरेंस और एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. FD RD भी आप कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं ब्रांच से जाके इन्वेस्ट कर लूँ या कोई एप्लीकेशन है उससे इन्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न कि इसमें क्या है कि अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने 1000 की SIP स्टार्ट की हर मंथ और कोई बैंक से स्टार्ट करता है, और लास्ट में आफ्टर 15 ईयर्स दोनों के कॉर्पस में अंतर हो जाता है, राइट. सो ऐसा कौन सा मीडियम होगा, बेस्ट मीडियम किसी भी लेमैन के लिए कि वो जाए और इन्वेस्ट करे और उसमें उसका कम से कम कमीशन कट रहा हो? देखिए, आपका अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो थर्ड पार्टी जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, बैंक सारा डिस्ट्रीब्यूटर, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर निश्चित ही अपना कमीशन लेगा. अब ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में आप बहुत तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर मुझे एक ब्लू चिप फंड में SIP करनी है, एक्सेस ब्लू चिप फंड में SIP करनी है, तो मैं एक्सेस की MF म्यूचुअल फंड की साइट पे भी जाके स्टार्ट कर सकता हूं. इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर आपका सबसे लीस्ट कमीशन होता है क्योंकि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं ना, बीच में कोई भी नहीं आया. और इसलिए डायरेक्ट का 15 ईयर्स 20 ईयर्स हेंस में डायरेक्ट के थ्रू किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा फायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर.
अब अगर आपको रेगुलर, आप इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, आप ज़ीरोधा के थ्रू कर सकते हैं, आपने किसी भी, आप अपना ग्रो के थ्रू कर सकते हैं, ईटी मनी के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की साइट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप अपना कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके थ्रू कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट्स के अंदर क्या होगा कि आपका ब्रोकरेज फी होगा, ब्रोकरेज फी आपको जहां सबसे लीस्ट मिल रही हो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है अभी, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज हैं, तो ग्रो, ईटी मनी, ये सब आपको बहुत ही लीस्ट ब्रोकरेज पे आपका इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ओके तो ब्रोकरेज फर्म्स जितनी भी है वहां के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यू वुड नीड समवन, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ के चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के समय। उस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मिल जाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको बैंक प्रोवाइड करता है, जहां से कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर उनके टच में बने रहना है, उनको आपके रेगुलर टच में बने रहना है। ऐसा कंडीशन के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अगर मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं लार्ज कैप फंड्स में एसआईपीस कर दूं, तो मुझे ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। तो मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का आपका तरीका है। ओके आप ओके इसमें एक कैच है। कैच वो है कि सर अगर मान के चलिए कि किसी ने अभी भी नई नई जॉब स्टार्ट की है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, तो उसमें बंदा क्या होता है कि अर्ली एज में वो सेव ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि एक हैबिट होनी चाहिए, हैबिट टू सेव। आप राइट। जितना भी कर सके कम से कम, जैसे कि किसी की अभी नई नई जॉब लगी है और उसकी 30,000 सैलरी है, राइट? तो एटलीस्ट उसे अपनी कमाई का मेरे हिसाब से 20% तो करना ही चाहिए सेव। क्योंकि अगर वो 20% नहीं कर पाएगा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग जॉब? अगर सारे के सारे आप उसमें आप खर्च करते जा रहे हो, आपकी जो भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, जो भी आप कह लीजिए, तो 20% सेव करना चाहिए। लेकिन अगर वो एसआईपी शुरू करता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अपनी सैलरी का 10% करो, कोई 20% करो, कोई कोई 10,000 तक एसआईपी में लगाता है। सब्जेक्टिव है ये, पर्सन टू पर्सन। जैसा आपको, हाँ। तो आपके हिसाब से अगर कोई अर्ली इनकम में है, मतलब अर्ली जॉब में है, तो उसको कितना एसआईपी करना चाहिए, फर्स्ट? एंड सेकंड, अगर आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं, जाइए आप अपना पैसा आप उसमें शेयर मार्केट में भी करिए, तो बीइंग अ नोवाइस इन द मार्केट, सो कैसे ये आगे इसको लेकर जाए, कैसे प्रोसीड करें? देखिए, लोगों के अंदर अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे हम गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो उनके पास अर्निंग्स आनी शुरू होती हैं, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, थिंकिंग अबाउट कि ये पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा बहुत जल्दी। पेशेंस इज द की। पीपल ओनली मेक मनी व्हेन दे कीप पेशेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास 30,000 सैलरी आ रही है, अगर मैं 5,000 ही बचा रहा हूँ, 5,000 रुपीज को आप एसआईपी में डाल दीजिए। 5,000 रुपीज को एसआईपी में डाल दीजिए। एसआईपी आपकी 5,000 की एसआईपी भी 12 मंथ्स में 60,000 की एसआईपी जा रही है, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो करेगी। और फिर अगर मैं लमसम पैसा कुछ बचा पा रहा हूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप एनपीएस में, पीपीएफ में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ये आपको एटलीस्ट, अभी टैक्स फ्री रिटर्न्स आते थे, अब तो 31st के बाद नहीं है, उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग गया, लेकिन गारंटीड कुछ पैसा आपका रहना चाहिए, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मेरा सैलरी है, राइट? अभी मैं अर्निंग हूं, आई डू नॉट नो कि 5 years hence, 10 years hence आई वुड बी इन अ सिचुएशन जहां पे मैं अर्न कर सक रहा हूंगा कि नहीं। हो सकता है मेरा जो नॉलेज है उस समय तक आउटडेटेड हो जाए, उस समय तक मैं जितना सोच रहा हूँ कि मैं ग्रो करूंगा ना कर पाऊं, मुझे कोई फिजिकल हैंडीकैप, कोई इशू हो सकता है, फैमिली में कोई इशू हो सकता है। 10 years का कोई भी गेस नहीं कर सकता। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई ना कोई आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी मैच्योरिटी दे दे। इसके अलावा कोई भी मार्केट में आपको कितना भी इस तरह का इन्फ्लुएंस आए कि आप अपना एसआईपी बंद कर दीजिए या पैसे निकाल लीजिए या इमीडिएट कोई स्टॉक्स में लगा दीजिए, वो तब तक मत कीजिए जब तक कि आपका गुड हैंड, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो जाए, एटलीस्ट 3 to 4 years का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, जो एसआईपीस के थ्रू आप कर रहे हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपकी चल रही है। क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म के लिए आई नो कि मैं अपनी जॉब से निकाल लूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई डू नॉट नो 10 15 years एंड क्या होगा। ओके
अच्छा, इसमें एक सवाल आता है जो कि हर एक सीनियर्स जिनसे मैं मिला हूँ वो एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले जॉब में आते ही अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लो राइट, एंड सेकंड अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो रहना ही चाहिए। तो ये दोनों मैंडेटरी है, राइट? ये बिल्कुल सो व्हाट डू मैंडेटरी। यू थिंक कि अगर कोई 30,000 उसकी सैलरी है, लेट्स से ये 40,000 ही सैलरी है, तो उसको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना नीडेड है फर्स्ट? सेकंड, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो क्या वो फ्लॉटर में ले यानी अपने फैमिली के साथ ले या सिंगल सिंगल ले या वाइफ और हस्बैंड साथ में ले, मदर एंड फादर को अलग करके ले, तो कौन सा ये फायदेमंद रहेगा? सो ये 2 क्वेश्चंस हैं प्लीज। टर्म इंश्योरेंस के केस में इफ यू आर 30, अगर आप 30,000 रुपीज को इन हैंड अभी पा रहे हो तो इसका मतलब है 3.6 लाख आप एनुअली कमा के हाथ में पा रहे हो। ओके। तो 3.6 लाख रुपीज है जिससे कि मेरा डिपेंडेंट जो भी है, इफ माय वाइफ इज वर्किंग तो मैं सैलरी को उससे ज्यादा इतना ऐड कर लूंगा, 3.6 प्लस जो भी मेरी वाइफ अर्न कर रही है, अगर वो अर्न नहीं कर रही है, मेरे बच्चे भी हैं, तो इतना पैसा तो है जितना कि मेरे डिपेंडेंट्स को चाहिए, अगर मेरे पेरेंट्स को भी चाहिए तो ये पैसा है। 3.6 लाख अगर एनुअली आप कमा रहे हैं तो मान के चलिए अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं होता और कोई सैलरी ग्रोथ नहीं होती, तो जब तक मैं अर्न करूंगा, जो कि मोस्टली लोग 60 ईयर्स की एज तक अर्न करते हैं, तो इसका मतलब मैं 30 ईयर्स और अर्न करता अगर इतनी रुपीज ही जीरो इन्फ्लेशन मान के, तो इसका मतलब है कि इतना पैसा तो मेरे परिवार को चाहिए था। इफ इन केस मैं नहीं रहूं तो 3.6 लाख रुपीज इंटू 30 ईयर्स, इतना पैसा तो चाहिए था। तो उतना का तो टर्म इंश्योरेंस इमीडिएट आपको ले लेना चाहिए। ओके। तो मैं कहूंगा अराउंड आपका 1 CR तो होना चाहिए अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं तो। लेकिन कुड इट बी पॉसिबल क्योंकि उसकी अर्निंग ही 30 to 40,000 के रेंज में हाँ, है? तो वो इंटू 20 उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। ओके, तो उसका आपको कहना ये है कि 60 lakhs एटलीस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट होना चाहिए उसको। ओके। एंड व्हाट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मार्केट में कॉस्ट देखेंगे तो मार्केट के अंदर अभी जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, जो महंगा हो रहा है वो है आपका हेल्थ। तो कोरोना पीरियड में लोगों ने सभी ने देखा कि हेल्थ कितना कॉस्टली हो जाता है, राइट? राइट, राइट। सेकेंडली एजुकेशन, वो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, उनका अलग अलग इन्फ्लेशन है। तो 15-20 लाख रुपीज वट एवर इज फीजिबल, आपके पॉकेट को जो भी सूट करता है उतना आप एनुअल एक ऐसी अच्छी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, फैमिली फ्लोटर लीजिए, आपका पूरा फैमिली उसमें कवर्ड हो। आपके पेरेंट्स अलग कवर होने चाहिए क्योंकि उनकी एज अलग है, तो वो एज ब्रैकेट अलग होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्योंकि आप खुद 24-25 ईयर्स एज के ऊपर हो, ठीक है, तो फैमिली अगर आपके पेरेंट्स अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसमें आप कवर्ड नहीं होंगे, राइट। ठीक है। तो पेरेंट्स का अलग कवर होना चाहिए, आपका अलग कवर होना चाहिए। पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। पेरेंट्स को हो सकता है अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये चीजें हों, तो आपको एक ऐसा कवर लेना चाहिए जो इन चीजों को कवर करे। फॉर एग्जाम्पल ABCD करके बहुत से कवर्स आते हैं जो कि अस्थमा, ब्लड प्रेशर वगैरह को, कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज को फर्स्ट डे से कवर कर लेते हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं तो वो कवर कर लेते हैं, और प्लस आपका अपना कवर होना चाहिए जो आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, इन सबको एक साथ कवर कर ले। इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अनदर बेबी इन द फ्यूचर, से 2 years 3 years hence, तो आप इस तरह के कवर भी ले सकते हैं जो मैटरनिटी के कवर के साथ आएंगे। वो टॉपअप भी आप अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि मैटरनिटी का कॉस्ट और न्यू नेटल केयर जो पोस्ट बच्चे के होने के बाद का जो कवर होता है, जो कॉस्ट होता है मेडिकल कॉस्ट, वो बहुत हाई होता है आजकल के टाइम पे। राइट। तो 10-15 डेज का एडमिशन में ही आपका बहुत सारा लाखों रुपए लग जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस को कभी भी किसी और तरीके से कवर मत कीजिए। अगर आपको ऑफिस की तरफ से भी कोई कवर मिल रहा है, फिर भी आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अलग लीजिए, क्योंकि इन द मीन टाइम आप जॉब चेंज करते हैं, तो उस मीन टाइम में भी अगर कुछ हो जाता है तो गॉड फॉरबिड उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका बहुत सारा सेविंग्स निकल जाएगा। वो सेविंग्स जो आप किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे जो आपको अच्छे रिटर्न्स देता। राइट, राइट, राइट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आई थिंक सभी लोगों को समझनी चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है और आपका इन्वेस्टमेंट अलग है। सो दोनों को आप लोग मिक्स ना करें। थैंक यू सो मच। लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था, कमिंग टू दी बिगनिंग, कि 100 रुपीज़ हैं एक लेमैन के पास और वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करें। आपने जो कहा वो मुझे समझ में आया, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसका एक सिंपल आंसर ये भी एक लाइन में कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, राइट? डाइवर्सिफिकेशन, यस। तो आप डाइवर्सिफाई करिए अपनी चीज़ों को, एक जगह इन्वेस्ट ना करें, वेदर इट्स गोल्ड, म्यूचुअल फंड, SIP, LIC, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, और आप थोड़ा बहुत लिक्विड अपने इसमें भी अपने अकाउंट्स में भी रखिए, तो कैश भी थोड़ा होना चाहिए। तो सर ने ये बेसिकली कहा।
So, अब मैं ये चाहूंगा कि आप इसको बेसिकली समराइज कर दीजिए 10 लाइन या 5 लाइन में कि 100 रुपए है तो कहाँ कहाँ कितना डाइवर्स करके मुझे रखना है। 100 रुपीज आपके पास हैं तो इसमें से 20 to 30 रुपीज को आप इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म फंड्स में, गारंटीड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। उसको पीपीएफ में थोड़ा सा पैसा उसका अलग कर लीजिए, इस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए। बचे हुए 70 रुपीज जो हैं उसमें से 40-50 रुपीज को डायरेक्ट एसआईपीज के थ्रू जाने दीजिए। सारे के सारे एसआईपीज जाएंगे। एसआईपी में मेजर पोर्शन आपका लार्ज कैप रहेगा, स्मॉलर पोर्शन आपका स्मॉल एंड मिड कैप रहेगा, और कुछ बचा हुआ पोर्शन जो आपका है उसको अपने पास लिक्विड रखिए, उसको फिक्स डिपॉजिट्स में रखिए। उसके अंदर आप कुछ पोर्शन के अंदर आप जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जो आपकी सेविंग्स है उसको लमसम इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो टोटली लिक्विड होते हैं, आप कभी भी उसमें से निकाल सकते हैं एग्जिट लोड दे के, और आपके जो टैक्सेशन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो देके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखते हैं वो ये है, इफ यू आर अ नोविस इन्वेस्टर, यू आर अ स्टार्टअप इन्वेस्टर, तो अभी आप किसी भी इस तरह के टेम्पटेशन में मत पड़िए जहां आपसे कह रहे हैं कि हम पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इस स्टॉक में लगाइए, उस स्टॉक में लगाइए। भूल जाइए बिल्कुल ही, जब तक आपको 3-4 ईयर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, जब तक आपने कुछ अर्न नहीं कर लिया अपने स्टॉक से, अपने म्यूचुअल फंड से, अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट से, तब तक आप इसमें मत जाइए। So here we are. So I would like to say thank you. वेलकम। Thank you everyone. सब्सक्राइब कीजिए रियल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट सेल्फ हेल्प वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।